हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चला है और सरकारी संकल्प पर चर्चा चल रही है और इसमें जो प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से स्थिति बनी है उसको लेकर डिस्कशन हो रहा है और इसमें विपक्ष ने सरकार से सवाल भी पूछे हैं और कारगुजारी का हिसाब भी लिया है। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक हैं विपिन सिंह परमार, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आप भी कल सदन में बोले हैं और अभी जो चर्चा चल रही है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पिछले कल एक टकराव हमने सदन में देखा नियमों को लेकर कि विपक्ष ने कहा हमारे नियम की तरह चर्चा होनी चाहिए, सत्ता पक्ष ने कहा कि हमारे प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए, तो इस चर्चा को ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपदा के ऊपर जहां सरकारी प्रस्ताव सरकार की ओर से श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की ओर से आया और हमने नियमों की परिधि में नियम 67 के अंतर्गत एक नोटिस दिया था, यानी अधिकार हमारा बनता था और उसी नोटिस में सारे विषयों का समावेश होना था। परंतु हम आसन का बहुत सम्मान करते हैं और इस विपदा के समय और इस त्रासदी के समय चर्चा खुले में होनी चाहिए थी, हमें उससे रोका गया। हमने वॉकआउट किया, फिर वापस आए और हमने अपना पक्ष रखा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये प्राकृतिक आपदा इसने पूरे प्रदेश को झकझोर करके रख दिया है और हिमाचल प्रदेश में तमाम सरकारें हिमाचल प्रदेश का गठन होने के बाद जो भी बनी है, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अलग अलग समय पर राजनीतिक पार्टियों को हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व सौंपा है। उन्होंने सभी ने काम किया है, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, परंतु अगर वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखते हैं तो मुझे ये लगता है कि इस तकनीकी दुनिया में बहुत से माध्यम ऐसे हैं कि जहाँ पर संदेश पहले पहुँच जाते हैं, हमें उस दिशा में अलर्ट होना चाहिए था, हम नहीं हुए। हमारे मोबाइल के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर अलर्ट आते हैं, येलो अलर्ट आ रहा है, ऑरेंज अलर्ट आ रहा है, फिर भी हम आराम से बैठे हुए थे। तो मैंने कल एक बात और रखी है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम 50 हिमाचल प्रदेश में लगाए गए हैं और वो मंडी जिला, कांगड़ा जिला, लाहौल और किन्नौर में लगाए गए हैं, जहाँ पर स्लाइडिंग जिसको कह सकते हैं कि अधिक संख्या में होते हैं। ये 50 के 50 जो सिस्टम है कहीं पर भी नहीं चला। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम विकास की गति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर हिमाचल प्रदेश में जो आज 23 डैम ऐसे हैं जिन डैम पर बिजली बनती है और उस डैम के नीचे कई किलोमीटर तक लोग अपने घर बनाए हुए हैं, खेती बाड़ी है, पशुधन वहाँ पर है। अगर वो डैम का पानी छूटता है तो वहाँ पर ज़िंदगी तबाह हो जाती है और हमारे पास एक नहीं दर्जनों उदाहरण है। सलापट का पानी छोड़ा गया, उसने मंडी तक मार की, धर्मपुर तक मार की, यहाँ तक पौंग डैम तक मार की और पौंग डैम का पानी छोड़ा गया तो पूरा मंड का क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने 23 जहाँ डैम बांध के ऊपर बिजली घर बने हुए हैं वहाँ पर कितने अलार्मिंग सिस्टम लगाए गए हैं। 2 में लगे हैं, एक कोल डैम और एक NHPC में NJPC में लगे हैं और कहीं नहीं लगे हैं। देखिए, अगर भाखड़ा डैम भगवान ना कभी कोई ऐसे त्रासदी हो जाए तो पानी कहाँ पहुँच जाएगा, उसके पास भी अलार्मिंग सिस्टम नहीं है। और दुर्भाग्य कभी ऐसा हो जाए, क्योंकि ये सेक्टर 3 और 4 में आता है भूकंप की दृष्टि से मैप पर, अगर कभी ऐसी घटना हो जाए तो हिमाचल प्रदेश में तो इन डैम के ऊपर ये भूकंप अलर्ट करने वाले कक्ष भी स्थापित नहीं है। इन सारे विषयों को गहराई से सोचने की ज़रूरत है। और इस आपदा के समय हमारे रोड ख़त्म हो गए, हमारे घर टूट गए, हमारी सिंचाई की योजनाएं पानी में बह गई, फ्लो इरिगेशन ख़त्म हो गई, तो पशुधन ख़त्म हो गया, खड़ी फसल जो है बर्बाद हो गई, महंगी ज़मीन समाप्त हो गई। अब इन सारे ये एक तरह से ये जो त्रासदी हुई है एक तरह से हमें अलर्ट किया गया है। ये मवाद है, नासूर ना बन जाए, नासूर ना बन जाए, इसलिए हमें सचेत होने की ज़रूरत है। और उस बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो प्रयास किए हैं, मैं
उन प्रयासों के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक हफ्ते के लिए जो रिलीफ मैन्यूअल है जून के महीने में, उसमें रिलैक्स किया गया और वहाँ पर ऐसे लोगों के द्वारा पैसे बांट दिए गए जो उस पैसे के हकदार नहीं थे। मैंने तो मुख्यमंत्री महोदय से कहा है कि ऐसी तमाम सूची इस सभा पटल पर रखी जाए। जो हकदार थे उनको हक मिला नहीं, जो मजबूत थे उन्होंने पटवारी की रेवेन्यू रिपोर्ट ले करके हक वसूल लिया। तो मैं गरीब के हक पर डाका डाला गया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और भारत सरकार ने इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास किया है, चाहे श्री नितिन गडकरी जी हों, चाहे हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी हों, श्री जयराम ठाकुर जी हों, चाहे हमारे डॉक्टर राजीव बिंदल जी हों, और हमारे विधायकों ने भी जहाँ जहाँ उनके विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ का दौरा किया, दुख दर्द में शामिल हुए। और मैंने भी अपने जो मानदेय मिलता है उसे मैंने भी 1 महीने की सैलरी विधायक जो इकट्ठा देंगे उसमें जमा करवा दी है, और 1 महीने की सैलरी मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र सुला में भी, क्योंकि वहाँ पर भी बछवाई, परमार नगर, गरथोली, थुरल में और बहुत से मकान जो हैं वो टूटे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। सर, लेकिन जो केंद्र से मदद आई है उसको लेकर सरकार सवाल उठा रही है कि ये तो हमारा हक था, केंद्र से हमने 2000 करोड़ की इंटरिम रिलीफ मांगी लेकिन वो हमें नहीं मिली है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो ये जो पैकेज की बात कर रहे हैं, रिलीफ की बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमें एक चेक भर करके दे दो कि लो ये हम बाढ़ पीड़ितों के लिए आपको तोहफा दे रहे हैं। जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार लगभग 800 करोड़ रुपया भारत सरकार ने अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा है। और इसके अलावा भी मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ तक हमारे मकान गिरे हैं, 6000 मकान भारत सरकार ने भेजे हैं। जिन सड़कों की बात मैं करूं तो लगभग यहाँ सड़कें भी 2600 करोड़ की राशि भारत सरकार ने भेजी है। सेंट्रल रोड फंड से 400 करोड़ रुपया आने वाला है। और जब आपदा आई तो एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पर निरंतर पर्यटकों को बाहर निकालती रही, उनको शिविरों में पहुँचाया, उनकी सहायता की। हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर निरंतर लोगों को राहत देने में लगे रहे। इसलिए और त्रासदियाँ हिमाचल प्रदेश में, ये भी एक त्रासदी है और उससे पहले भी बहुत त्रासदियाँ आई हैं। उस समय भी उन त्रासदियों से हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने अपने बलबूते पर और केंद्र सरकार के सहयोग से जनजीवन को सामान्य किया था, ये मैं कहना चाहता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, ये रोना धोना बंद करे। ये रोना धोना जो है इससे कुछ मिलने वाला नहीं। आपको लगता है कि राष्ट्रीय आपदा की जो मांग है वो जायज़ है क्या, या फिर इसमें स्टेट ही अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लें? मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय आपदा की परिभाषा क्या है। इसमें कोई भी कानूनन कोई जिसको कहते हैं बाइंडिंग नहीं है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ हो तो वहाँ पर वो प्रदेश जो है इसको आपदा गिन सकती है। और इस राष्ट्रीय आपदा में केंद्र सरकार जो है वो सहायता करती है, वो सहायता कर रही है। वो केदारनाथ जी की घटना गिना रहे हैं तो वहाँ पर भी राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं हुई थी। वहाँ पर उस समय की उत्तराखंड की सरकार ने अपने संसाधनों से सारी व्यवस्थाएं खड़ी की थी और केंद्र सरकार ने सहयोग किया था। इसलिए एक रट लगी हुई है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि कहीं अपनी गारंटियों जो इनके ऊपर भारी पड़ रही है उनकी भरपाई के लिए कहीं पर ये पैकेज की बात तो नहीं कर रहे हैं। यानी बुत्ता सारने की बात ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कर रही है, क्योंकि आज ये जी का जंजाल बनी हुई हैं गारंटियाँ, ये कहना चाहता हूँ। सर, अंतिम सवाल लेना चाहूँगा। 10 महीने का कार्यकाल इस गवर्नमेंट को हो गया है, हालांकि इसमें आपदा भी बीच में आ गई, उससे भी बहुत सारी चीज़ें रुकी हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो सरकार के इस कामकाज को, शुरुआती कामकाज को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने कल भी कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये जब शपथ ग्रहण की है तो शायद वो ठीक
एक समय नहीं था। अब पहले तो उनको अपनी पार्टी में ही अपने लोगों से दो चार होना पड़ रहा है। कुछ अखबारों से लेकर के और सोशल मीडिया में जिस प्रकार से बातें हो रही हैं, और वो कांग्रेस को कमज़ोर कर रही हैं। और ये कांग्रेस को कमज़ोर नहीं, लोग अब ये कहने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि ये जो अच्छा शासन, सुशासन सरकारों के द्वारा दिया जाता है, उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार पूरी तरह से फेल है। और आज सड़कों की हालत क्या है, आज पीने के पानी की योजनाओं की हालत क्या है, आज सिंचाई योजनाओं की बात क्या है, लोक निर्माण विभाग की बात क्या है। तो ये कुल मिला करके इन 9 महीनों में सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और गारंटियां ही इनके लिए जी का जंजाल बन गई हैं। ये मैं दोबारा कहना चाहता हूं। और कह रहे हैं कि केंद्र सहायता नहीं कर रहा है। जब गारंटियां आपने अपनी टीम में बैठ करके घोषित की थी, बनाई थी, तो क्या केंद्र सरकार से अनुमति ली थी? पैर उतना ही पसारिए जितनी चद्दर हो, और रुमाल की रजाई बनाने का प्रयास हो रहा है, और गरीबों के हक पर डाका डाल डाला जा रहा है। 4 रुपये सीमेंट महंगा हो गया है, और डीजल जो है वो लगभग 9 रुपये तक पहुंच गया है। माल भाड़ा बढ़ेगा तो सरसों का तेल से लेकर के दालें महंगी हो गई हैं। तो मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था परिवर्तन, नया दौर, ये शब्द सुनने के लिए अच्छे हैं, पर इसका आभास हमें कहीं नहीं दिख रहा है। यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार मस्त है, चाहे वो हैं, चाहे उनकी टीम है, चाहे उनकी टोली है, चाहे उनके मित्र हैं, पर हिमाचल प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। और आपदा के समय भी कांग्रेस की सरकार अवसर ढूंढ रही है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। सर, एक सवाल और है। कांग्रेस के ही विधायक है राजेंद्र राणा, उनसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे। उन्होंने फिर से एक बार पैरवी की है कि जो कैबिनेट विस्तार है वो होना चाहिए। मंत्री चाहे किसी को भी आप बना दो, लेकिन अब विस्तार होना चाहिए, पावर्स बंटनी चाहिए, इसको सेंट्रलाइज नहीं किया जाना चाहिए। इनके बयान को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि संविधान में अगर व्यवस्था है तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना बहुत ज़रूरी है। अब कांगड़ा जिला की मैं बात करूं, लोगों ने कांग्रेस को की झोली भर भर करके 15 में से 10 विधायक जितवाए हैं, पर हमें उस जिला से एक ही मंत्री मिले हैं। तो ये शक्तियों का जो डिसेंट्रलाइज है, मैं कहना चाहता हूं कि वो जिलों की पॉपुलेशन के हिसाब से, विधानसभा क्षेत्र की कुल संख्या के आधार पर होना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। और जो माननीय राजेंद्र राणा जी ने बात रखी है, उन्होंने भी ठीक बात रखी है। मैं उनकी बात में को इंडोर्स करता हूँ, उनकी बात को मैं सही मानता हूँ। शायद मुख्यमंत्री जी की सोच क्या है, वो सोचते होंगे कहीं झमेला ना हो जाए, क्योंकि मंत्रियों के बनने की कतार छोटी नहीं बड़ी है। वो एक लॉलीपॉप देने के फिराक में रहते हैं, तुम भी बन जाओगे, तुम भी बन जाओगे, तुम भी बन जाओगे। उसी सहारे वो सारी शक्तियां अपने पास केंद्रित रखना चाहते हैं, और जो चुने हुए विधायक जो उसके लिए पात्र हैं, वो आश्वासनों के आधार पर उनको दूर रखना चाहते हैं, ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये थे बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार, और इन्होंने कहा कि जो आपदा में राज्य सरकार ने काम किया है उसमें काफ़ी भेदभाव भी किए गए हैं, और इसके साथ साथ केंद्र सरकार पूरी मदद, खुलकर मदद राज्य सरकार की कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।